और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि उद्धव का दफ्तर भी अब शिंदे का हो गया। उद्धव की हर चीज पर शिंदे का कब्जा होता चला गया है। पहले दिन से जब से उद्धव ने हिंदुत्व का साथ छोड़ा, अहंकार हावी हुआ, सबसे पहले उद्धव का क्या गया? पहली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे का घर, जिस वक्त घर छोड़कर जा रहे थे पहले सीएम हाउस चला गया, यानी सबसे पहले उद्धव का घर चला गया, वर्षा बंगला चला गया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं उद्धव का सामान जा रहा है, न सिर्फ बंगला बल्कि उद्धव का पहला दफ्तर, मुख्यमंत्री का दफ्तर चला गया। ये यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं उसके बाद चुनाव निशान भी चला गया और पार्टी भी चली गई और अब बाकी कुछ और चला गया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये विधानसभा है, महाराष्ट्र की विधानसभा, और विधानसभा में उद्धव ठाकरे का दफ्तर था, शिवसेना का दफ्तर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो आप देख रहे हैं बाला साहब की तस्वीर लगी और ये है अंदर, दफ्तर के अंदर की तस्वीर। ये दफ्तर अब तक उद्धव ठाकरे का हुआ करता था, अब ये दफ्तर शिंदे का हो गया है, क्योंकि शिवसेना शिंदे की हो गई है, दफ्तर भी उद्धव ठाकरे का चला गया है। एक और तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं पूरा ये दफ्तर है शिवसेना का, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे की तस्वीर लगी। अब यहां शिंदे की तस्वीर लगेगी बाला साहब ठाकरे के साथ। विधानसभा का जो दफ्तर था, ये दफ्तर से अब उद्धव ठाकरे आउट हो चुके हैं। इस दफ्तर में अब एकनाथ शिंदे बैठेंगे, इस दफ्तर पे अब एकनाथ शिंदे का राज होगा। तो अब उद्धव के दफ्तर पर शिंदे का कब्जा हो गया है और शिंदे आपको बैठे नजर आ रहे हैं। दफ्तर में शिंदे हैं और उद्धव ठाकरे आउट है, बाहर है। उद्धव के हाथ से लिखा हुआ है विधानसभा पार्टी कार्यालय शिवसेना, और अब इस पर एकनाथ शिंदे बैठेंगे। उद्धव के हाथ से विधानसभा कार्यालय भी चला गया, मतलब शिवसेना का विधानसभा पार्टी ऑफिस छिन गया। इतना ही नहीं, आपको बताऊं, शिंदे गुट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर से बाकायदा मुलाकात की। नार्वेकर से जाकर चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे पूरी तरह से एक्शन में। शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता मिल चुकी है और शिवसेना के कार्यालयों पर भी शिंदे गुट का दावा है, जो दावा मजबूत हो चुका है। नागपुर विधानसभा परिसर का दफ्तर पहले से कब्जे में आ चुका है। इसके अलावा शीतकालीन सत्र के दौरान शिंदे गुट ने उस पर कब्जा कर लिया था। 30 साल से पार्टी ऑफिस पर शिवसेना का कब्जा था। यह जो दफ्तर है, यह उद्धव ठाकरे का हुआ करता था 30 साल से, और अब बाहर हो चुके हैं उद्धव ठाकरे। शिंदे गुट के कब्जे पर उद्धव ठाकरे भड़क गए। शिंदे अंदर बैठे अच्छे नहीं लग रहे हैं उद्धव को। उद्धव ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सवाल उठा दिए और चुनाव आयोग को भंग करने की मांग कर दी है। यानी उद्धव के हक में फैसला नहीं आया तो कह रहे हैं चुनाव आयोग को भी भंग कर दो। पार्टी निशान छीनने के बाद उद्धव का हिंदू दांव अब सामने आया। अब क्या हिंदुत्व विचारधारा वाले लोग हमारे साथ खड़े हो? सोचिए जरा, जो उद्धव ठाकरे अब तक एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद, चुनाव चिन्ह जाने के बाद, पार्टी जाने के बाद और अपना दफ्तर भी जाने के बाद अब उन्हें हिंदुत्व याद आ रहा है। सुनिए जरा। हिंदुत्व नक्कीच, आम्ही हिंदुत्व काय सोडलेलं नाही, सोडणार नाही, पण आमचं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे। त्याच्यामुळे राष्ट्र प्रथम आणि हिंदुत्वाचा बुरखा घालून राष्ट्र गिळायला जर कोणी निघाला असेल तर एक कडवट सच्चा राष्ट्रवादी, आता राष्ट्रवादी म्हटल्यानंतर पुन्हा तुम्ही पवारांचे संबंध नका लावू, राष्ट्रीय हिंदू म्हणून जे या विचाराचे आहेत त्यांनी लढाईला उभं राहिलं पाहिजे। कभी कभी लोगों को हंसने का मौका संजय राउत और उद्धव ठाकरे देते हैं। उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था समझनी चाहिए। शारीरिक यानी पक्ष बचा ही नहीं है, जो बचे हुए विधायक उनके भी भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, और मानसिक यानी नाम भी गया, निशान भी गया, नामो निशान मिट गया। मुझे उनके प्रति सहानुभूति है। उद्धव ठाकरे जी आज उनके शासन में जो हिंदुओं को तबाह और बर्बाद किया गया, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो कौन सा हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी
शिवाजी महाराणा प्रताप के हिंदुत्व की बात और शासन की बात और देशभक्ति की बात कर रहा है। ये अब संकट में फंसे हैं। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। वो उस जमात से निकल नहीं सकते जो हिंदुत्व को अपमानित करने का काम करता है कांग्रेस, और एनसीपी उस जमात में मुख्यमंत्री बन गए और हिंदुओं को तबाह और बर्बाद किया। अब ये कहां जाएं, इसी संकोच में। तो विधानसभा से पार्टी का ऑफिस तो चला गया, लेकिन सिर्फ विधानसभा से पार्टी का ऑफिस नहीं, उद्धव का राज, शिवसेना का राज हुआ करता था। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बीएमसी की है। बीएमसी की बिल्डिंग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस बीएमसी की बिल्डिंग पर भी अब किसका कब्जा है? अब इस बीएमसी की बिल्डिंग पर भी कब्जा होगा शिंदे का। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये अपने लोगों को अंदर भेज दिया। उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं को भेज दिया जैसे ही डर हुआ कि शिंदे कहीं बीएमसी पर भी कब्जा ना कर ले। आइए अब आपको बताते हैं, क्या बीएमसी पर भी शिंदे कब्जा कर लेंगे, सब कुछ छीन लेंगे। बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका, जिस पर शिवसेना का राज हुआ करता था। देखिए जरा, यह है बीएमसी जिसे आप देख रहे हैं। पार्टी निशान मिलने के बाद जोश में है शिंदे गुट। अब बीएमसी पर भी कब्जे की तैयारी चल रही है। बीएमसी पर उद्धव की शिवसेना का कब्जा हुआ करता था अब तक। अब क्या हुआ, शिवसेना शिंदे की हो गई, तो बीएमसी भी क्या शिंदे की हो जाएगी। उद्धव ने कुछ नेताओं को बीएमसी दफ्तर भेज दिया डर के मारे। मुंबई महानगर पालिका की निगरानी के लिए भेजा था इन्हें, और दिसंबर महीने में भी बीएमसी में भिड़ चुके हैं दोनों गुट। शिंदे गुट के कब्जे के बाद उद्धव गुट ने इस पर हंगामा कर दिया था। 30 से ज्यादा साल से बीएमसी पर किसका कब्जा था? शिवसेना का, उद्धव का। सरकार बदलने के बाद महाराष्ट्र में समीकरण अब बदल चुके हैं और बीएमसी में 227 पार्षदों का चुनाव होता है। बीजेपी ने 150 सीट जीतने का टारगेट रखा है। बीजेपी, शिंदे और राज ठाकरे मिलकर अब बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। 2017 में के बीजेपी शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। शिवसेना को अलग लड़ने का नुकसान उठाना पड़ा था। अब पूरी शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है। अब उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुश्किल है। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल यह है कि आखिर करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। कह रहे हैं मेरे पास ठाकरे तो बचा है, सब कुछ भले ही चला गया। सुनिए। बीएमसी में आज कोई पार्षद है ही नहीं, तो किस आधार पर आप चुनाव के लिए पार्टी के लिए ऑफिस देंगे? संख्या पर दिए जाते हैं ना, संख्या पर दिए जाते हैं। तो आज पार्षद ही नहीं है, तो बीएमसी का ऑफिस क्यों दिया जाए उनको? अगर वो भी देंगे तो गुनाह होगा वो, क्योंकि क्या आधार क्या है इनके पास? भले वो कहते हैं कि आज ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ विधायक और हमारे सांसद उनके पास है, लेकिन आज के वो सांसद और विधायक है, कारपोरेटर्स कहाँ है? तो उनके बाथरूम के आसपास उनको जगह अगर देते हैं ठीक है, क्योंकि उनके पास पार्षद नहीं है, पार्षद ही नहीं है, इसलिए तो ऑफिस सील किए गए हैं। तो सील इनके लिए खोल लेंगे वो। इलेक्शन कमिश्नर जो आदेश दिया है, शिवसेना का अधिकृत मान्यता हमको मिली है, और ये विधान भवन है। विधान भवन में काम करते वक्त पक्ष कार्यालय जो भी होता है, हर पार्टी को कार्यालय दिया है। भाजपा का कार्यालय, हमारा कार्यालय, हर पार्टी का कार्यालय। हमने वही शिवसेना का कार्यालय जो है उसी में जाके हमारा कामकाज शुरू किए। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने सुन लिया क्या कुछ कहा उद्धव ठाकरे ने। अब एक और बचा है, वो है मातोश्री। यानी दफ्तर चला गया, बीएमसी चला जाएगा, और क्या मातोश्री भी छिन जाएगा। क्यों कह रहा हूं मातोश्री? उसके पीछे एक दूसरी वजह है। यह मातोश्री है जहां उद्धव ठाकरे रहते हैं, उद्धव ठाकरे का घर है। तो क्या घर भी छिन जाएगा? दफ्तर चला गया, अब उद्धव ठाकरे सब कुछ गवा चुके हैं, और जो स्थिति बन रही है, अब तलवार घर पर टंगी है। क्या घर भी छिन जाएगा? मातोश्री से भी हाथ धो बैठेंगे उद्धव। देखिए जरा, यह है मातोश्री। शिंदे बाहर बैठे हैं, अभी कहीं अंदर ना हो जाए शिंदे और उद्धव बाहर। मातोश्री भवन पर भी संकट मंडरा रहा है। उद्धव झांक भी रहे गेट से, देखिएगा। मातोश्री का ग्राउंड फ्लोर शिवसेना के नाम है। दरअसल इसका जो ग्राउंड फ्लोर है ये शिवसेना के नाम है, और शिवसेना हो गई है शिंदे की। बाला साहब ठाकरे की वसीयत में लिखा हुआ है।
कि 3 मंजिला भवन की पहली मंजिल जयदेव के नाम है, जयदेव बड़े भाई। दूसरी और तीसरी मंजिल उद्धव के नाम है। अब बचा ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर शिवसेना के नाम। अब जब शिवसेना के नाम ग्राउंड फ्लोर है और शिवसेना शिंदे की हो गई है, तो फिर मातोश्री का ग्राउंड फ्लोर भी शिंदे का। उद्धव से इसका मालिकाना हक छिन सकता है और शिवसेना की सभी संपत्ति भी उद्धव से छिन सकती है। शिवसेना की कुल संपत्ति आपको बताऊं 334 करोड़ की है। 148 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में। शिवसेना की अचल संपत्ति 186 करोड़ की, 186 करोड़। अब शिंदे गुट कोषाध्यक्ष नियुक्त करेगा और उसके हस्ताक्षर से वित्तीय लेन देन किए जाएंगे। ऐसे में उद्धव के हाथ से यह संपत्ति भी निकल सकती है। महाराष्ट्र में 82 जगहों पर शिवसेना का दफ्तर है। मुंबई का शिवसेना भवन भी हाथ से निकल सकता है। संपत्ति छीने जाने को लेकर उद्धव को पहले से डर है। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ सिंबल बांटने का अधिकार है, यह उद्धव ने कहा है। संपत्ति और फंड पर इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सकता है। फंड शिंदे गुट को सौंपा गया तो केस करेंगे उद्धव ठाकरे, अब ये कह रहे हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सब कुछ छिन गया है। एक और तस्वीर दिखाऊंगा दिलचस्प। इस छिनने में देखिए क्या है। यह शिवसेना देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे का ट्विटर हैंडल था, इसका नाम था शिवसेना और था ब्लू टिक। अब नाम छिन गया तो उद्धव ने नाम बदल लिया। अगला दिखाइए जरा। अब जब नाम बदल गया शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, तो इस स्थिति में ब्लू टिक भी छिन गया है। देख रहे हैं आप, गरीबी में आटा गीला है, यानी ब्लू टिक भी नहीं बचा है अब उद्धव ठाकरे के पास। तो अब आखिर उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? क्योंकि फुल एक्शन में एक नाथ शिंदे आसानी से बख्शने के मूड में नहीं है। एक नाथ शिंदे इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है और शिंदे ने शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली। मुंबई में मंगलवार शाम 7 बजे कार्यकारिणी की बैठक, यानी कल 7 बजे बुलाई गई है। विधायक, सांसद, कार्यकारिणी के सदस्य इसमें शामिल होने वाले हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता खुद एक नाथ शिंदे करेंगे। बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद आगे की रणनीति बनेगी। सियासी हलचल के बीच शिंदे की बैठक बेहद अहम है। इस बैठक को शिंदे का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। अब इतना ही नहीं, यानी शिंदे एक्शन में है और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया आज उद्धव ठाकरे कि मुझे बताओ। लेकिन उससे पहले ये देखिए जरा, तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, उद्धव ठाकरे के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे के समर्थक जो नारेबाजी कर रहे हैं और उद्धव के हक में नारे लगा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई। सुप्रीम कोर्ट भी उद्धव ठाकरे गए, लेकिन वहां से भी झटका मिला। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ आज? उद्धव ठाकरे ने अपनी याचिका लगाई थी कि जो उनसे पार्टी और चुनाव निशान छीन लिया गया है, तो अब कोर्ट का इशारा था। तो कोर्ट में हुआ यह कि उद्धव गुट की याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं हुई। उद्धव चाहते थे कि उनकी याचिका फौरन सुन ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। शिंदे गुट को नाम निशान देने के खिलाफ यह याचिका थी। चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव गुट ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को याचिका दाखिल करने को कहा, यानी कि कल। उद्धव गुट के वकील सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अर्जी मेंशनिंग लिस्ट में शामिल नहीं है, बिना लिस्ट में शामिल हुए कोर्ट आपको तारीख नहीं दे सकती। उद्धव गुट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रोक की मांग की थी अपनी याचिका में। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका पहले से दायर कर रखी है कि किसी भी फैसले से पहले शिंदे गुट को सुना जाए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत, क्या कुछ कह रहे हैं। और संजय राउत को बीजेपी कह रही है, ये जो राउत है ये महाराष्ट्र के शिवसेना के राहुल गांधी हैं। सुनिए। भवन और शिवालय की जगह सरकारी जगह थी, सरकार उनकी है और इस सत्ता की दुरुपयोग करके ये सब चल रहा है। लेकिन ये कुछ दिनों के मेहमान हैं। पहले उन्होंने बाबा साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को त्याग दिया, फिर उन्होंने हिंदुत्व को त्याग दिया और अब बची कुची कसर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का भी अपमान करके उस संवैधानिक मर्यादा को भी त्यागने का काम हर रोज़ संजय राउत जी की
तरफ से किया जा रहा है वो एक विलुप्त होती हुई राजनीतिक शख्सियत बन चुके हैं महाराष्ट्र में। उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है, परंतु ऐसे अनर्गल आरोप दिखाते हैं कि वो राहुल गांधी की श्रेणी में आज बयानबाजी करने में महाराष्ट्र में कुप्रसिद्ध हो रहे हैं। तो भाई हर पार्टी में ऐसे राहुल गांधी हैं, एक शिवसेना में भी थे, तो पार्टी का क्या हाल किया आपने देख लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स की जरूरत है। पाकिस्तान के लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि मोदी जी बचा सकते हैं, हमें मोदी जी दे दीजिए, हम बच जाएंगे। कह रहे हैं 8 साल के लिए मोदी जी दे दीजिए, पूरा पाकिस्तान बच जाएगा। सुनिए जरा पाकिस्तानियों को। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। इससे अच्छा तो वो मोदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ सिंसेयर है। मोदी इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले, दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं, मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को। तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए। अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को, पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए। यकीन करें बचपन से ये पढ़ाया होता ना, हम इंडिया हमारा दोस्त है, तो आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ होना था। अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी इंडिया के साथ दोस्ती कर लें, वो बड़ा भाई है, मान लो वो बहुत बड़ा है आपसे, आप छोटे बन जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हर लिहाज से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हो, पहले उस लेवल के तो हो जो। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता। इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानिए। तो पाकिस्तान के लोगों को सुन लिया, उन्हें क्या चाहिए। पाकिस्तान में बिजली नहीं आ रही है, तो तारों पर बिजली नहीं चल रही है। अब तारों पर बिजली नहीं चल रही तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक वायर झूले बन गए। ये देखिए जरा, पाकिस्तान के लोग, बच्चे तारों पर खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तारों पर बिजली दौड़ ही नहीं रही है, घरों में बिजली नहीं आ रही है, तो अब ये झूला बन गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए बच्चे तारों पर झूल रहे हैं, क्योंकि तारों पर करंट नहीं झूल रहा है। अब करंट नहीं है तो बच्चे झूल रहे हैं तारों पर। ये पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक पोल्स हैं। पाकिस्तान के लोग इंतजार में कि बिजली आ जाए, और अब यकीन हो चुका है कि लाइट आएगी ही नहीं। और यकीन इतना है कि बच्चे भी देखिए तारों पर झूल रहे हैं कि इनमें करंट तो दौड़ने वाला नहीं है, बच्चे ही दौड़ लें और कूद लें। आइए, अब बिजली नहीं है और तेल भी नहीं है, जब डीजल और पेट्रोल भी नहीं है तो क्या हो रहा है, ये देखिए बसों को धक्का देकर लोग फेंक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बस अड्डों पर बसें तो खड़ी हैं, उसमें तेल नहीं है। ये देखिए जरा, ये देख रहे हैं, ये पूरी बस को लोगों ने धक्का देकर गिरा दिया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको, ये बस पाकिस्तान की है। अब सोचिए जरा, बिजली नहीं तो लोग झूला झूल रहे हैं, तेल नहीं तो लोग बसों को धक्का देकर फेंक रहे हैं। करें क्या? किसी एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बस अड्डे पर बसें खड़ी थी, किसी में तेल नहीं है, तो देखिए लोगों का गुस्सा, धक्का लगाकर बस को भी फेंक दिया लोगों ने। मारे 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 मारे। आइए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तेल नहीं, हालत देख ली। अब तेल नहीं है, हालत यह है कि पाकिस्तान में परेड होने वाली है। ये परेड होती थी ट्रक्स पर हथियार रखते थे, देख रहे हैं, मिसाइल रखते थे। अब इसमें तेल नहीं है तो सब कैसे चलेंगे? कोई विकल्प नहीं है। तो पाकिस्तान ने तैयारी कर ली, इस बार परेड में ये सब ट्रक लेकर नहीं जाएंगे, न ट्रक जाएगा, न ये रडार जाएंगे, न ये मिसाइल जाएगी। बिना ट्रक्स के ये परेड होगी, जिससे
तेल बचाया जा सके, तेल ना खर्चा हो। तो अब सोचिए बिना तेल की पाकिस्तान की परेड कैसे होगी। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बिना तेल की परेड पाकिस्तान की कुछ ऐसी होगी। ये नवाज शरीफ आप देख रहे हैं, सलामी दे रहे हैं और परेड ऐसे होने वाली है कि शाहीन मिसाइल देखिए जा रही है। शहबाज शरीफ को आप देख रहे हैं, सलामी दे रहे हैं और शाहीन मिसाइल, बाबर मिसाइल, क्योंकि ट्रक्स तो चलेंगे नहीं, तेल है नहीं और यही तरीका बचा है। ये देख रहे हैं, टैंक्स भी तो चल नहीं सकते, तो गधा गाड़ी पर ही सब जाना है। पाकिस्तानी सेना पर आर्थिक संकट का बड़ा असर पड़ा है। नेशनल डे के कार्यक्रम को बेहद छोटा कर दिया गया है और पाकिस्तान 23 मार्च को नेशनल डे हर साल मनाता है। आने वाला अगले महीने पाकिस्तानी सेना के पास तेल के लिए पैसे नहीं बचे हैं। परेड से हथियारों वाली गाड़ियों को हटा दिया गया है और राष्ट्रपति भवन में केवल कोरम पूरा किया जाएगा। अब परेड में केवल सैनिकों का दस्ता मौजूद रहेगा। कार्यक्रम में सीमित संख्या में गेस्ट मौजूद रहेंगे। राज्यों के नेताओं को ना बुलाने की सिफारिश की गई है कि किसी और को ना बुलाया जाए। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर के सारे दावे फेल हो गए, अब यही बचा है। ये मुल्क के वजीर आजम ऐसे खड़े होंगे और ऐसे परेड निकल रही होगी। अमेरिका से लेकर अरब मुल्कों से मदद मांगी गई थी बाकायदा, लेकिन किसी भी देश ने आर्थिक मदद नहीं की है और मजबूरी में मुनीर ने आर्मी फंड में भी कटौती कर दी है। हालत यह है, अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, खुद सुनिए जरा। इस स्थिति में पाकिस्तान की सांसद बता रही हैं कि ये जो नेता हैं, ये सब नेता लूट कर खा गए। सुनिए। मैंने सिर्फ वजीर खजाना साहब को एक रिक्वेस्ट करनी थी कि 15 और 25 वाले को तो छोड़ें, मुझे एक 50,000 वाले का बजट बनाकर दिखा दें। आप मुझे बजट बना के दिखा दें, मैं आपको इसको भी मैं आपको वोट दूंगी और आइंदा आने वाले आपके फैसलों को भी मैं सेकंड करूंगी। तो ये कौन सी बात है कि आप आए, आप जिस दुख तकलीफ और कर्ब से गुजरते ही नहीं है, उससे गुजरते ही नहीं है और आप यहाँ पर आके भाषण देते हैं कि ये हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले अपने लिए करें ना, अपने लिए क्यों नहीं करते? अवाम को सादगी का दर्स दिया जा रहा है। इनके एक एक लिबास और इनकी अशिया जो इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतों का आपको अंदाजा है? डेली एक फोटो शूट आता था, 15 लाख रुपए का कोट, 10 लाख का जूता, 15 लाख का स्कार्फ। ये एक पाकिस्तान जो डिफॉल्ट हो रहा है, वेंटिलेटर पर है, उसकी आवाम को ये मजाक, एक तस्वीर ट्विटर पर डेली शेयर होती थी। मुझे सिर्फ एक 50,000 वाले के जीने का हक छीन लिए हैं उन लोगों से। पाकिस्तान में हालत यह है गरीबी की, कंगाली की, कि दिन में लूट होने लगी। लोगों के पास कुछ बचा नहीं तो जिनके पास है उनसे लूट लो। ये देख रहे हैं आप, ये दिन में लूट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दिन दहाड़े बंदूक दिखाकर ये लूट हो रही है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देखिए, हाथ फैलाकर मांग लिए पैसे, मोबाइल ले लिया है, देख रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। दिन दहाड़े अब लूट हो रही है, लूट ही सहारा है। जिसके पास जो कुछ बचा है वो लूट लो। ये देख रहे हैं, पूरा फोन छीन लिया है, फोन के साथ साथ पैसे भी छीन लिए हैं, पर्स से पैसे निकलवा लिए। ये पाकिस्तान के हालात, ये तस्वीर है पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान के पास अब सोचिए जरा विकल्प क्या बचा। ये देखिए, बाइक रुकवा कर लूट कर ली। पाकिस्तान के पास विकल्प है कि अब बेचो, जो कुछ बचा है उसे बेच दो, तभी बचोगे। ये बड़े बड़े गोल्फ कोर्स है पाकिस्तान में, तो राय दी जा रही है ये गोल्फ कोर्स बेच देने चाहिए। इसमें सियासतदान आकर ऐश करते हैं, बेहतर है इसे बेच दो। अगली तस्वीर दिखाई। न सिर्फ ये कहा जा रहा है ये जो न्यूक्लियर्स हैं, ये परमाणु भी बेच दो। वहां एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं तभी कुछ बचेगा, तभी कुछ भला हो सकता है। तो आखिर पाकिस्तान के पास क्या बचा है करने को, कैसे खुद को बचाएं? देखिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का कहना है, ये देख रहे हैं गोल्फ कोर्स बना है और ये मिसाइल रखी हैं, पता नहीं इसमें बारूद है भी नहीं या नहीं। पाकिस्तान के पास केवल 21 दिन का पैसा बचा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अभी तक मदद नहीं मिली है। डिफॉल्ट होने की कगार पर पाकिस्तान पहुंच गया है। ऐसे में पूरी दुनिया को डर सता रहा है, क्या पैसों के लिए शाहबाज एटम बम बेच देंगे? सामाजिक कार्यकर्ता अहमद अयूब मिर्जा ने शक जताया है कि पाकिस्तान एटम बम बेचकर पैसे जुटा सकता है। रक्षा विशेषज्ञ भी परमाणु हथियार बेचने की सलाह दे रहे हैं कि बेच दो, कुछ तो मिलेगा। तुर्की और सऊदी अरब को हथियार बेचने की सलाह दी है।
डिफॉल्ट होने पर पाक में अराजकता फैल जाएगी, परमाणु हथियार आतंकियों के कब्जे में भी जा सकते हैं। ऐसे में आतंक की पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री देखिए क्या सलाह दे रहे हैं। रक्षा मंत्री आसिफ कह रहे हैं महंगी जमीन पर बने 2 गोल्फ कोर्स हमें बेच देने चाहिए, इससे मुल्क का 25% कर्जा निपट जाएगा। और पाक अमेरिका में अपने दूतावास की इमारत भी बेचने की तैयारी कर रहा है, यानी अमेरिका में जो दूतावास की इमारत है वो भी बेच देगा। पाक दूतावास की कीमत जो है लगभग 56 करोड़ रुपए लगाई जा रही है, आंकी जा रही है, कहा जा रहा है वो भी बेच दो। अब जरा सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या बेचने की बात कर रहे हैं और वहां के एक्सपर्ट्स। हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिसमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे बड़े मामे जो बने हुए हैं सियासत के वहां पे जाते हैं। इस मुल्क ने जिन सबसे ज्यादा जो फायदे उठाए हैं वो तबकात जो है इन क्लबों में जाते हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब भी बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना आपका कर्जा जो है उतर सकता है। नहीं मानते तो ठीक है, फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। ये हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं क्या बेचेंगे, क्या खरीदेंगे, कैसे बचेंगे। उससे पहले तबाही का बम और गोलियां बॉर्डर पर चल रही हैं। देखिए जरा, तालिबान और पाकिस्तान में सीधी फायरिंग हो रही है, सीधी गोलीबारी, गड़गड़ाहट पूरी सुन लीजिए जरा। ये गोलियों की गड़गड़ाहट जो आप सुन रहे हैं बॉर्डर पर, सामने से तालिबान गोली चला रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना गोलियां चला रही है। अब तालिबान पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है। ये देखिए, ये जो गोलियों की आवाज आप सुन रहे हैं ये तालिबान और पाकिस्तान के बीच है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के लोगों को मार रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अब तालिबान भी पाकिस्तान को आंखें दिखाने लगा। तालिबान भी पाकिस्तान को के सामने खुद को कम नहीं आंकता है। वो देख रहा है हमारी हालत तो इनसे बेहतर हो गई है, इनकी हालत हमसे ज्यादा खराब है। तो देखिए दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर गोलीबारी हो रही है और अफगान तालिबान पाकिस्तानी सेना के बीच ये फायरिंग चल रही है। दोनों तरफ से कई लोगों के मारे जाने की अब तक खबर आई है। तोरखम बॉर्डर है जहां पर दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। दिसंबर 2022 में भी तालिबान ने गोलीबारी की थी। साथ ही साथ गोलीबारी में 7 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए थे। तालिबान ने तोरखम सीमा को उसके बाद बंद कर दिया था। इसी बॉर्डर से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कारोबार और व्यापार भी होता है और इसी बॉर्डर पर अब गोलियां चल रही। तालिबानी आयुक्त मोहम्मद सिद्दीकी ने बाकायदा ट्वीट किया कि पाकिस्तान ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, इसलिए नेतृत्व के निर्देश पर सीमा बंद कर दी गई है। तालिबान ने बिलावल भुट्टो को सीधे सीधे चेतावनी दी। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आया, उन्होंने कहा अफगानिस्तान की सुरक्षा दुनिया के कई देशों से बेहतर है। सोचिए, तालिबान भी कह रहा है कि हमारी सुरक्षा पाकिस्तान से बेहतर है। बिलावल भुट्टो ने अफगानिस्तान पर बयान दिया था और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में ये बातें कही थी बिलावल ने। इसी को लेकर तालिबान ने बिलावल को नसीहत दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शिकायत से बचना चाहिए, तालिबान भी सोचिए धमका रहा है। द्विपक्षीय मुद्दों को बातचीत से हल किया जाए, तालिबान कह रहा है। अब आपको दिखाता हूं कि शहबाज शरीफ का के मीम्स चल रहे हैं जो वायरल हो रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जरा सुनिए कैसे मीम्स बन रहे हैं। तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहे हैं। आया हूं तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहे हैं।
तो ये मीम्स था। शहबाज शरीफ अपनी गाड़ी के पास खड़े थे, कोई कह रहा था आप मांग रहे हैं, हमारे पास खुले नहीं है। आइए, अब पाकिस्तान को बचाएगा कौन? पाकिस्तान को शुरू में मैंने आपको बताया, पाकिस्तान को बचाने के लिए एक ही है, वो है मोदी। दरअसल पाक को हिंदुस्तानी बचा सकता है। पाकिस्तान में भारत संग रिश्ते सुधारने की मांग उठ रही है कि भारत से रिश्ते ठीक कर लो। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग के पूर्व डीजी ने कहा है, हम केवल फौज के भरोसे नहीं रह सकते। उनका कहना है डिप्लोमेसी, व्यापार, मीडिया पर हर स्तर पर बातचीत हो। आईएसपीआर के पूर्व डीजी अतर अब्बास ने माना है कि पड़ोसी कितना भी ताकतवर हो, बातचीत जरूरी है। यह वक्त की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है, इसी से पाकिस्तान के लोगों को राहत मिल सकती है। तो बात करिए, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री सरकार को सलाह दे चुके हैं। अर्थशास्त्री डॉक्टर परवेज ताहिर ने व्यापार भारत के साथ शुरू करने की मांग की है। भारत के साथ व्यापार शुरू करने से कीमतें कम हो जाएंगी, उनका कहना है। धीरे धीरे पाकिस्तान की स्थिति सुधर सकती है, पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं। अब जरा सुनिए, पाकिस्तान में उनके कंगाल होने पर कौन कौन से गाने लिखे जा रहे हैं और गाए जा रहे हैं, सुनिए जरा। पाकिस्तानियों को फिक्र है कि ऐसे ही न चलता रहे मुल्क, इसीलिए मोदी याद आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, भाईजान का दुश्मन कौन? असदुद्दीन ओवैसी दरअसल गए थे पिछले दिनों भरतपुर में के रहने वाले जुनेद और नासिर थे, जिनके हरियाणा के भिवानी में हत्या कर दी गई। असदुद्दीन ओवैसी जुनेद और नासिर के लिए शहीद के नारे लगवा रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी वहां थे, अगली तस्वीर दिखाऊंगा। ओवैसी के घर पर हमला हुआ है, देख रहे हैं, शीशा टूटा है, पत्थर मारे गए हैं। किसने हमला किया ये देख रहे हैं आप, एक ये पत्थर और एक ये पत्थर। खिड़की के शीशे ओवैसी के घर के टूटे हैं। अब सवाल ये है कि ओवैसी के घर में किसने पत्थर मारा? ये दिल्ली में ओवैसी सांसद है, उन्हें घर मिला हुआ है, उनके घर पर पत्थर मारे गए। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद जहां पत्थर मारे गए, ये वो एरिया है जहां पत्थर गिरे, उसको बाकायदा पुलिस की टीम पहुंचने के बाद वहां जांच शुरू की उन्होंने। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी का घर है। रात का वक्त है जिस वक्त पत्थरबाजी की गई। ओवैसी घर पर नहीं थे। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और उन्होंने वहां जो एविडेंस, जो साक्ष्य थे, जो सबूत थे, उसे जुटाया है, पत्थरों को रखा है, बाकायदा आसपास के सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। लेकिन आखिर सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी पर पत्थर चलाए किसने ओवैसी के घर पर पत्थर फेंके, इसकी जांच हो रही है, क्योंकि ओवैसी पर पहली बार हमला नहीं किया गया। इससे पहले भी ओवैसी पर हमले हो चुके हैं। देख रहे हैं ओवैसी के घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी का सरकारी आवास है, उन्हें घर मिला है। सांसद के तौर पर ओवैसी को यह घर अलॉट हुआ है। अशोका रोड वाले आवास पर 19 फरवरी को हमला हुआ। हमले के वक्त ओवैसी घर पर मौजूद नहीं थे। असदुद्दीन ओवैसी जुनेद नासिर के परिवार से मिलकर लौट रहे थे, रास्ते में थे। जो घर में रहता है केयरटेकर, उसने ओवैसी को फोन किया, फोन पर जानकारी दी। 19 फरवरी को शाम 5:30 बजे कुछ लोगों ने पत्थर फेंके ओवैसी के घर पर। पत्थर लगने से खिड़की का कांच, शीशा टूट गया। पीछे वाले गेट पर पार्किंग एरिया में वो पत्थर भी मिले जो फेंके गए थे। घर पहुंचकर ओवैसी ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की और संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच शुरू की। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं हमले के बाद, सुनिए। मुझे नहीं मालूम कौन लोग हो सकते हैं, यकीनन ये वही लोग हो सकते हैं जो नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो वायलेंस पर भरोसा रखते हैं, जो रूल ऑफ लॉ और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और नफ़रत को आम करना चाहते हैं। तो यही लोग हो सकते हैं। अब ओवैसी पर यह हमला पहली बार नहीं हुआ, ओवैसी पर इससे पहले भी हमले हो चुके हैं।
ये आप देख रहे हैं ओवैसी पर एक शख्स ने गोली चलाई थी। ओवैसी की गाड़ी में बुलेट मार्क लगा था, आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव के से पहले प्रचार के दौरान ओवैसी गुजर रहे थे। ये लड़का आप देख रहे हैं, इसने ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाई थी। एक और तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, उससे पहले 2021 में भी ओवैसी पर हमला हुआ था। ओवैसी के घर की नेम प्लेट आप देख रहे हैं, वही घर जहां अभी पत्थर चले, वहां नेम प्लेट उनकी जहां लगी थी, उनके नाम की पट्टी किसी ने तोड़कर फेंक दी थी। तो ओवैसी पर एक के बाद एक कई हमले हो चुके हैं। सवाल यह कि आखिर ओवैसी को कौन टारगेट कर रहा है, ओवैसी किसके टारगेट पर है? दरअसल दिल्ली में घर पर पथराव हुआ 21 सितंबर 2021 को। तब नेम प्लेट, लैंप और खिड़की का शीशा तोड़ दिया गया था। हमलावरों ने नारेबाजी की थी और घर में पत्थर फेंके थे। 3 फरवरी 2022 को हापुड़ में कार पर फायरिंग हुई थी। यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस वक्त। मेरठ से दिल्ली लौटने के दौरान हमला हुआ था उन पर। 8 नवंबर 2022 गुजरात में ट्रेन में के दौरान हमला हुआ था। वंदे भारत ट्रेन में सफर करने के दौरान उन पर हमला हुआ। दिल्ली में 19 फरवरी 2023 को घर में पर पथराव हुआ। घर में लगी खिड़की की कांच तोड़ दी गई थी। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव थे उस दौरान। सुनिए जरा ओवैसी किसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं। जो भी ये कर रहे हैं उनके हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि उनके पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली उनकी पार्टी सत्ता में है। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी एमपी ज़रूर है, मगर अब उनके हौसले बुलंद हैं। वो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और उनको लगता है कि वायलेंस के ज़रिए से वो अपने एजेंडे को मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये चौथी मर्तबा मेरे घर पर हमला हुआ है। एक बार अंदर घुसकर हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर हैं, जो 50-60 साल से यहाँ पर है, राजू लाल को उन्होंने पीटा था। वहाँ पर जाकर उन्होंने यूपी इलेक्शन दौरान में लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर करके पत्थर मारे। अब ये हो रहा है, तो ये मुझे लगता है कि हम लोग और आप न्यू इंडिया देख रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बाबा बागेश्वर घर वापसी करा रहे हैं। 200 लोगों से की घर वापसी कराई। बाबा बागेश्वर ने फिर करा दी घर वापसी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बाबा ने 200 लोग बुलाए थे, उनकी घर वापसी करा दी। सुनिए बाबा को क्या कह रहे हैं, फिर से प्ले कीजिए। ये सनातन धर्म में पुनः अपनी संस्कृति को मानने का संकल्प लेने बागेश्वर धाम आए हैं। ये सनातन धर्म में पुनः अपनी संस्कृति को मानने का संकल्प लेने बागेश्वर धाम आए हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं। 220 लोग, 220 ईसाई थे जिनकी घर वापसी कराई गई है। इसे फिर से प्ले कीजिए जरा स्टार्ट से। बाबा क्या बात कर रहे हैं सुनिए। जो बीच में चर्च जाते थे सभी ईसाई नहीं बने। कौन कौन ईसाई बना, हाथ उठाओ। ईसाई मतलब धर्म परिवर्तन, हाँ 2 और उठाओ, कोई संकोच नहीं, उठाओ। इतने लोग हैं। बाकी चर्च कौन कौन जाता था आप लोगों में से, हाथ उठाओ। चर्च जो उनका वो है, 220 लोग जो बीच में चर्च जाते थे सभी ईसाई नहीं बने। कौन कौन ईसाई बना, हाथ उठाओ। ईसाई मतलब धर्म परिवर्तन, हाँ 2। अब देखिए कैसे घर वापसी हुई। बाबा ने उसके बाद सबको, जो लोग बैठे हैं उनको टीका लगाया, उनको पीले रंग का एक वस्त्र पहनाया, अंगवस्त्र। ये आप देख रहे हैं, टीका लगाया गया इन सबको। ये 200 से ज्यादा लोग, 220 लोग, 60 से ज्यादा परिवार, 60 से ज्यादा परिवारों के लोग थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसके बाद बाबा ने इस तरह से चावल फेंके लोगों के ऊपर। पूजा संपन्न होने के बाद और इनकी घर वापसी करवाई गई। तो बाबा का हिंदू राष्ट्र का जो मिशन है, उस हिंदू राष्ट्र के मिशन में यह शामिल है कि लोगों की घर वापसी करवाना। तो ये लोग कौन थे, कहां से आए, कैसे इनकी घर वापसी करवाई गई, ये देखिए जरा। बागेश्वर धाम में ये 220 लोग पहुंचे थे और 62 परिवार के लोग थे जिन्हें हिंदू धर्म में वापस लाया गया। 4 बसों में भरकर ये लोग बागेश्वर धाम पहुंचे पहले। और घर वापसी करने वाले लोग मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले, सागर जिले के 4 गांवों के लोग थे ये सब जो बैठे हुए हैं। कुछ लोग हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन गए थे और कुछ लोगों ने हाल ही में चर्च जाना भी शुरू कर दिया था। बाबा ने उनसे भी हाथ उठवा कर पूछा। कई हिंदू परिवार
मिशनरियों के प्रभाव में थे। एक सामाजिक संगठन ने बागेश्वर धाम की राह दिखाई इन्हें। बागेश्वर धाम से प्रभावित होकर फिर हिंदू धर्म में ये लोग आ गए। बाबा ने उन्हें अपने मंच के सामने बिठाया और घर वापसी करने आए लोगों को तिलक लगाया। बाबा ने बारी बारी से सबके पीले पटके पहनाए गए सबको, और घर वापसी करने वाले लोगों का मिशनरी पर बड़ा हमला है। कहा लालच देकर पहले हमारा धर्म परिवर्तन कराया गया इनका, उसके बाद कहा गया ईसाई धर्म अपनाओगे तो घर मिलेगा। अब ईसाई धर्म अपना लिया, फिर घर भी नहीं मिला। अब घर नहीं मिला तो हिंदू छोड़कर ईसाई बन गए, लेकिन घर नहीं मिला। एक ने ईसाई लड़की से शादी भी कर ली और शादी के बाद उसके सामने अजीब सी शर्त रख दी गई, वो ईसाई धर्म अपनाएगा तभी लड़की उसके घर जाएगी। शर्त और झूठ से इन लोगों का ईसाई धर्म से मोह भंग हो गया। बाबा बागेश्वर के सामने वापस हिंदू धर्म इन लोगों ने अपना लिया। उसके बाद घर वापसी को लेकर कट्टरपंथियों के निशाने पर बाबा बागेश्वर हैं। क्रिसमस के वक्त भी 350 लोगों की घर वापसी करवाई थी बाबा ने। बाबा के दरबार में आकर कई लोग पहले भी घर वापसी कर चुके हैं। सुनिए बाबा बागेश्वर को, वो घर वापसी पर क्या कुछ कह रहे हैं। आज अपनी इच्छा से धर्म जागरण मंच के साथ यहाँ पर आए हैं कि हमको पुनः, ये सनातनी ही है, कोई दूसरे धर्म में नहीं पहुंचा है, क्योंकि धर्म सिर्फ सनातन है। तो ये सनातन धर्म में पुनः अपनी संस्कृति को मानने का संकल्प लेने बागेश्वर धाम आए हैं। तो जितने लोग आज ये जो 220 लोग में गांव हैं, और ये भी हम बता देते हैं कि हम किसी को बुलाते नहीं, ये भी हम तुम्हें बता देते हैं कि हमारा कोई कांटेक्ट किसी से नहीं होता है। और तुम अगर बनते हो तो तुम आ जाओ। हम तो रामचरितमानस के अनुयायी हैं। रामायण में विभीषण जी राम जी की शरण में आए तो हनुमान जी ने मिलाने का काम किया और उनको भी अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लिया। तो हम किसी भी पंथ के विरोधी नहीं हैं, हम किसी भी पंथ के विरोध में नहीं हैं, हमें किसी भी पंथ से द्वेषता नहीं है, सनातन धर्म से कट्टरता है। तो बाबा घर वापसी करा रहे हैं और बाबा का छोटा भाई बंदूक लेकर लोगों को धमका रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बाबा बागेश्वर हैं, ये उनके छोटे भाई हैं। बाबा बागेश्वर के छोटे भाई कई बार दरबार में उनके साथ बैठे हुए नजर आए। ये देख रहे हैं बाबा बागेश्वर के छोटे भाई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं बाबा का भाई बंदूक लेकर घुस गया एक शादी समारोह में। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। भाई अब मैं आपको बताता हूं बाबा बागेश्वर के भाई कौन हैं और ये क्या कर रहे थे वहां। हाथ में इनके बंदूक थी, बंदूक लेकर क्यों पहुंचे शादी समारोह में। दरअसल बाबा बागेश्वर के छोटे भाई विवाद में फंस गए। ये छोटे भाई, बाबा बागेश्वर के छोटे भाई का नाम है शालीग्राम, और शालीग्राम के हंगामे का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। शादी समारोह में धमकाते नजर आ रहे हैं शालीग्राम, मुंह में सिगरेट और हाथ में पिस्टल ताने दिखे तस्वीरों में। बाबा के भाई पर दलित परिवार से बदसलूकी का आरोप लगा है। आरोप है कि शालीग्राम ने दलित परिवार को धमकी दी है और बाबा के भाई ने गाली गलौज और मारपीट भी की है। 11 फरवरी का वाकया है जिस वक्त यह तस्वीर बताई जा रही है। सामूहिक विवाह में शामिल ना होने पर नाराज था बाबा का भाई। बागेश्वर धाम में 121 गरीब लड़कियों की शादी कराई गई थी और सम्मेलन में दलित परिवार की बेटी को भी शादी कराने को कहा गया था। दलित परिवार ने मना कर दिया और उन्होंने अलग से अपनी शादी समारोह संपन्न किया। तो खबर यह है कि इसी बात से नाराज होकर बाबा के भाई ने हंगामा कर दिया और बंदूक लेकर शादी में पहुंच गए। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बाबा ने जब 121 कन्याओं की शादी कराई थी, ये आप देख रहे हैं, बाबा बागेश्वर ने शादी कराई थी 121 कन्याओं की, और इसी जगह उस दलित बेटी को भी आना था जिसमें नहीं आई, जिसके बाद बाबा का भाई बंदूक लेकर धमकाने पहुंचा था। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं।
अब बात आज की एक और बड़ी खबर की। खबर यह है, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि डॉन का बेटा पकड़ा गया, जेल में है, पत्नी भी जेल में थी, लेकिन अब इसी डॉन के बेटे को अपनी हत्या का डर सता रहा है। डॉन का बेटा खौफ में है, यानी मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी डरा हुआ है, घबराया हुआ है और अब जान का खतरा सता रहा है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर वो है, डॉन के बेटे को जेल से शिफ्ट किया गया। अब तक एक जेल में था, चित्रकूट जेल में, और कासगंज जेल शिफ्ट किया गया है डॉन के बेटे को। ये तस्वीर देख रहे हैं, अब्बास अंसारी को दूसरे जेल ले जाया गया, लेकिन अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये है वो नया जेल, ये नया घर है डॉन के बेटे का, जिला कारागार कासगंज। अब इसी में डॉन का बेटा है, लेकिन इस जेल में डर लग रहा है, मौत का खतरा है। किससे डरा हुआ है डॉन का बेटा, आपको बताता हूं। उसको डर लग रहा है कि उसकी जान जा सकती है, उस पर जानलेवा हमला किया जा सकता है। तो डॉन को भी डर लगता है और बेटे को भी डर लगता है। कासगंज जेल में अब्बास को डर लग रहा है। भाई उमर अंसारी ने प्रमुख सचिव को दरअसल चिट्ठी लिखी है, डर है कि गैंगस्टर कुंटू सिंह इनकी हत्या करवा देगा। कासगंज जेल में ही सजा काट रहा है कुंटू सिंह भी, और बाहुबली ब्रजेश सिंह धनंजय सिंह पर साजिश का शक जताया गया है। अब्बास अंसारी को जेल में सुरक्षा देने की मांग की गई, जेल बदलने की मांग भी अब्बास अंसारी कर रहा है कि हमारी जेल बदलो। कासगंज जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में अब्बास को रखा गया है। चित्रकूट जेल में सीक्रेट मुलाकात के बाद उसको ट्रांसफर किया गया था। पत्नी निखत से जेल में बंद कमरे में उसने मुलाकात की थी। अब आपको दिखाता हूं वो कौन है, वो कौन है जिससे डर लग रहा है। ये है कुंटू सिंह। कुंटू सिंह से डर लग रहा है डॉन के बेटे को। अब कुंटू सिंह से आपको तारुफ कराते हैं। कुंटू सिंह भी कासगंज जेल में है, जहां अब्बास अंसारी को लाकर रखा गया है। तो ये कुंटू सिंह कौन है जिनसे डॉन का बेटा डर रहा है? D11 गैंग का माफिया है कुंटू सिंह, और कुंटू सिंह को ध्रुव सिंह भी कहा जाता है। यूपी के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है कुंटू। हत्या, अपहरण समेत 71 मामलों में आरोपी है। हिस्ट्री शीटर अजीत सिंह हत्या का मास्टरमाइंड है। बीएसपी विधायक सर्वेश उर्फ सीपू की हत्या का आरोपी है। 213 दिन में दिन दहाड़े गोली मारकर फरार हुआ, और साल 2013 में कुंटू सिंह पर गैंगस्टर लगाई गई थी। बाहुबली धनंजय सिंह का शूटर बताया जाता है कुंटू। यह है कुंटू सिंह। अब मैं आपको बताता हूं डॉन के बेटे की जो पत्नी है, यानी डॉन की बहू निखत भी जेल में है। निखत जेल में फूट फूट कर पूछताछ के दौरान रिमांड में रो पड़ी। क्यों रो गई निखत, आखिर क्या वजह है रोने के पीछे, कैसे फंस गई डॉन की बहू, यह आपको बताने जा रहा हूं मैं। फंसने के पीछे बड़ा वजह यह है कि डॉन की बहू को आखिर डर क्यों लग रहा है, क्यों वो खौफजदा है। देखिए जरा, अब्बास से मुलाकात के दौरान निखत गिरफ्तार हो गई, और चित्रकूट जेल में निखत ने सीक्रेट मुलाकात की थी। अब चित्रकूट जेल में ही बंद है निखत अंसारी इस वक्त। निखत के बैग से विदेशी करेंसी और 2 मोबाइल मिले हैं। निखत के आईफोन में 3 इंटरनेशनल नंबर मिले। निखत और उनके ड्राइवर को रिमांड पर लिया गया, जिसके बाद एसआईटी और एसटीएफ और साइबर टीम ने निखत से पूछताछ की। पहले दिन पूछताछ में निखत काफी परेशान रही। निखत सवालों में एसआईटी को उलझाती रही। दूसरे दिन निखत ड्राइवर का सामना कराया गया, आमने सामने बिठाया गया। पूछताछ के दौरान निखत अंसारी बीमार हो गई। तीसरे दिन पूछताछ के दौरान निखत रो पड़ी और टीम के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। बोली, निर्दोष हूं, पति से सिर्फ मिलने गई थी। रिमांड पूरी होने के बाद निखत को जेल भेज दिया गया। 3 दिनों में निखत से करीब 60 सवाल पूछे गए। अंडरवर्ल्ड और दुबई कनेक्शन को लेकर पूछताछ की गई। पंजाब जेल से मुख्तार का इंटरनेशनल कनेक्शन रहा है। निखत अंसारी का जो ससुर है वो मुख्तार अंसारी है। अब्बास निखत पर कनेक्शन आगे बढ़ाने का शक है अंडरवर्ल्ड से। कई अहम राज जानता है निखत का ड्राइवर नियाज भी, और जेल में निखत अब्बास की मुलाकात में नियाज का भी मेन रोल है। अब्बास के इशारे पर ही नियाज ही सब कुछ करता था, जो ड्राइवर है। पूछताछ में बोला है नियाज, मैंने बस ऑर्डर माना है। ड्राइवर नियाज की 2 दिन रिमांड अभी बाकी है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है बिहार से जुड़ी।
2024 का सपना और जल रहा पटना। पटना के जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं। क्या नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से पटना संभल नहीं रहा? पटना की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पटना के हालात क्या हैं, पटना में स्थिति क्या है। बिहार की राजधानी पटना में भारी हिंसा और बवाल हुआ। पटना के पास जेठुली में पार्किंग विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और विवाद इतना बढ़ा कि 50 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। दिन दहाड़े फायरिंग और मौत से जनता भड़क उठी है। आरोप है कि बच्चा राय की फैक्ट्री और मैरिज हॉल में आग लगा दी गई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो बवाल और ज्यादा बढ़ गया। फिलहाल जेठुली में तनाव है और भारी पुलिस तैनात की गई है। बिहार में जंगल राज है और नीतीश 2024 के प्लान में जुटे हुए हैं। बिहार में कानून व्यवस्था और पार्टी संभालने को लेकर सवाल है। जेडीयू में आपसी खींचतान और कलह बढ़ती जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। कुशवाहा एमएलसी पद से इस्तीफा भी दे देंगे। कुशवाहा ने नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाई है और कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश गलत रास्ते पर चल रहे हैं। एक तरफ नीतीश मोदी को रोकने का प्लान बना रहे हैं, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे। बीजेपी को 100 सीट में समेटने का दावा कर रहे हैं। खुद बिहार में नीतीश और पर दबाव बढ़ता जा रहा है और आरजेडी से गठबंधन के बाद बिहार में अपराध और बढ़ गया है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर मोर्चा खोल दिया। आरजेडी के कई नेता और मंत्री भी नीतीश की सुनते नहीं हैं। कम सीट को लेकर नीतीश पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। नीतीश की समाधान यात्रा को भी खास समर्थन नहीं मिला है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी और गिरिराज सिंह। जो हम लोग बार बार कहते हैं जंगल राज की वापसी, इसका मतलब क्या? जो लालू जी का 15 साल का राज था, लगता दोबारा लौटकर बिहार के अंदर आ रहा है। आए दिन घटनाएं घटी और फतवा में जो कुछ हुआ बहुत ही आश्चर्यजनक है कि केवल ट्रैक्टर की पार्किंग को लेकर विवाद में 3 लोग मारे गए और लोगों ने घरों में आग लगा दिया। लोगों को पुलिस का भी डर नहीं है। पुलिस तो वहाँ खड़ी रही, देखती रही, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। तो लोगों के मन से पुलिस का डर खत्म होता जा रही है, चिंता की बात है। वो शासन और सुशासन को शर्मसार करने वाली घटनाएं फतवा में हुई। तो बिहार के हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि नीतीश से न पटना संभल रहा है न पार्टी संभल रही है, लेकिन ख्वाब 24 के। ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।